हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं एकदम ऐसे ही क्वेश्चन यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक तरह से यह एक मॉडल पेपर है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कराता है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है। ऑप्शन में दिया है कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। तो बताइए इनमें से क्या सही होना चाहिए। देखिए, समानता का जो उदारवादी दृष्टिकोण है वह कानूनी समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता की बात करता है। आर्थिक समानता की बात कौन करता है? तो आर्थिक समानता की बात करता है मार्क्सवादी विचारधारा, कार्ल मार्क्स कम्युनिस्टवादी विचारधारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आर्थिक समानता। उदारवादी विचारधारा आर्थिक समानता की बात नहीं करता है, बल्कि मार्क्सवादी विचारधारा आर्थिक समानता की बात करता है। उम्मीद है कि यह पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जब तक शासक दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है कार्ल मार्क्स का, अरस्तू का, प्लेटो का या कौटिल्य का। तो इसका क्या उत्तर सही होगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। प्लेटो का कथन है यह कि जब तक शासक दार्शनिक और दार्शनिक शासक नहीं होंगे तब तक राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। यूनानी विचारक प्लेटो ने अपने पुस्तक रिपब्लिक में दार्शनिक राजा के सिद्धांत की व्याख्या की है। आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। ऑप्शन में दिया है पहला लोकतंत्री विचार पद्धति, दूसरा है शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति, तीसरा है समाजवादी विचार पद्धति और चौथा है समष्टिवादी विचार पद्धति। इनमें से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? क्या इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति। शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति यानी कि नकारात्मक उदारवादी विचार पद्धति के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसी वजह से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज़ नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है मैजिनी, लास्की, वाल्टेयर और जॉन मिल्टन। किसका कथन है? यह कथन है दोस्तों लास्की का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं और लास्की स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। लास्की ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लॉर्ड एक्टन के विचारों का खंडन किया है और कहा है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि संविधान का 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ऑप्शन में दिया है पहला पंचायती राज संस्थाएं, दूसरा है विधानमंडल में स्त्रियों के आरक्षण, तीसरा है शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण और चौथा है मौलिक कर्तव्य। तो बताना है कि संविधान का 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो यह संबंधित किससे है? यह संबंधित है दोस्तों शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा
प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपर्युक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शन में दिया है पहला अनुच्छेद 21, दूसरा है अनुच्छेद 48 का, तीसरा है अनुच्छेद 51 का और चौथा है अनुच्छेद 56। तो इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों, अनुच्छेद 48 का। बार बार परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सत्रावसान के उपरांत संसद की बैठक को आहूत करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन में दिया है लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष संयुक्त रूप से और उपराष्ट्रपति। तो संसद की बैठकों को कौन आहूत करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन का ऐसे स्थान और समय पर जो वह निश्चित करे, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक की तारीख में के बीच में 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के उपरांत संपत्ति के अधिकार को यह संरक्षण प्राप्त है कि? संपत्ति के अधिकार को कौन सा संरक्षण प्राप्त है, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है पहला, किसी व्यक्ति को बिना कानून के उसकी निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यही इसका सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला, संपत्ति का अधिकार पहले व्यक्ति का मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको उठा करके अनुच्छेद 300 का में रखा गया है और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 300 का में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को बिना कानून के उसकी निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन में दिया है पहला, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, दूसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण, तीसरा है एक मिलीजुली राष्ट्रपतीय संसदीय प्रणाली की सरकार और चौथा है सरकार को नियंत्रित करने की संसद की लघुकृत शक्तियाँ। तो क्या इसका सही होगा? फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर कौन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक मिलीजुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार। फ्रांस में राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली की मिलीजुली सरकार है, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक गलत है? इसमें दिया है पहला, संसदात्मक शासन व्यवस्था, ब्रिटेन, भारत और जर्मनी। तो ब्रिटेन, भारत और जर्मनी में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए यह सही है, यह गलत नहीं है। दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, अमेरिका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका के राज्य, दक्षिण अफ्रीका। तो इन देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए यह अभी गलत नहीं है, यह सही है। तीसरा है संघात्मक शासन व्यवस्था, इंग्लैंड, जापान, चीन और फ्रांस। यह गलत है, इंग्लैंड में संघात्मक शासन नहीं बल्कि एकात्मक शासन है इसलिए। और चौथा है एकात्मक शासन व्यवस्था, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। यह सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। यही सही तरह से सुमेलित नहीं है, यही सुमेलन गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो इसे निर्णय करने के लिए निर्देशित किया जाता है किसको? तो प्रतिनिधि सभा को यह अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, प्रतिनिधि सभा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो अमेरिका में जो प्रतिनिधि सभा होती है वह इसके लिए निर्णय करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को ऑस्टिनवादी अर्थ में संप्रभुता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है डायसी, लास्की, मेटलैंड और लॉर्ड ब्राइस। बताइए।
तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों, लास्की। यह कथन है लास्की का, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अध्यक्षात्मक सरकार में, अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है, तो अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होता है, इनमें से बताना है। इनमें से होता है दोस्तों, राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति राज्य का प्रधान और सरकार का प्रधान दोनों का प्रधान होता है और उसकी शक्तियां भी वास्तविक होती हैं। वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। आप इतनी बातें याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया है शासन प्रणाली और सूची 2 में आवश्यक गुण दिया है। इसमें पहला है कैबिनेट शासन प्रणाली। कैबिनेट शासन प्रणाली का आवश्यक गुण क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व कैबिनेट शासन प्रणाली का आवश्यक गुण है। दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आवश्यक गुण क्या है? शक्तियों का पृथक्करण। तीसरा है सी वाला संघात्मक शासन प्रणाली। इसका आवश्यक गुण क्या है? संघात्मक शासन प्रणाली का आवश्यक गुण है दोस्तों शक्ति विभाजन। और डी वाला है एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली का आवश्यक गुण है शक्तियों का संकेंद्रण। संकेंद्रण का मतलब होता है एक ही जगह में। एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियाँ केवल केंद्र के पास होती हैं, इसीलिए शक्तियों का संकेंद्रण शब्द का प्रयोग, यह आवश्यक गुण है एकात्मक शासन प्रणाली का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है? इसमें दिया है पहला, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव पाया जाता है, यही इसका दोष है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। फिर अगला है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो अमेरिका में है उसकी विशेषता इनमें से बताना है, कौन है? क्या है इसकी विशेषता? यह है, इसमें पहला दिया है कि यह युद्ध और शांतिकाल दोनों के लिए कुशल होता है। दूसरा है यह कार्यकारिणी की स्थिरता सुनिश्चित करती है। तीसरा है यह दल बदल के दोष से स्वतंत्र है। और चौथा है कि यह मितव्ययी है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का गुण इनमें से कौन है कि यह कार्यकारिणी की स्थिरता को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का कार्यकाल 4 साल का होता है। इसकी अवधि निश्चित होती है, ये स्थिर सरकार होती है ये। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित राज्यों के गठित होने के सही कालानुक्रम क्रम की पहचान करें, नीचे दिए कोड का उपयोग करें। इसमें दिया है गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। तो इनमें से सबसे पहले किसका गठन हुआ था? हरियाणा का सबसे पहले गठन हुआ था दोस्तों। तो हरियाणा हो जाएगा ये पहले नंबर पर। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था दूसरे नंबर पर। उसके बाद सिक्किम का गठन हुआ था, गोवा का बाद में हुआ था, तो गोवा हो जाएगा चौथे नंबर पर। तो तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभाओं जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की गई है उसके अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। उत्तर प्रदेश में 403 सीट है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी प्रांत के राज्यपाल को, ऑप्शन में दिया है पहला, कोई विवेकाधिकार नहीं है। दूसरा है बहुत व्यापक विवेकाधिकार है। तीसरा है कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार यानी कि विशेषाधिकार है। और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या सही होगा? कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार प्राप्त होता है।
फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, आप जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। जो लोग नहीं जानते हैं इसको याद रखेंगे कि मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, पूछ सकता है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। ऑप्शन में दिया है कनाडा के प्रतिरूप पर, यूएसए के प्रतिरूप पर, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिरूप पर या इनमें से कोई नहीं। तो कनाडा का मॉडल लिया गया है राज्यपाल वाला। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, यह कनाडा में होता है, उसी तरह से वो स्रोत लिया गया है, संविधान का स्रोत। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से, तो राज्यपाल की अनुमति से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 35 साल होनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य होने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 213 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। फिर अगला है इनमें से कौन सा एक सिद्धांत मार्क्सवाद का अंग नहीं है। इनमें से कौन सा एक सिद्धांत मार्क्सवाद का अंग नहीं है। ऑप्शन में दिया है तुलनात्मक भौतिकवाद, कल्याणकारी राज्य, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष। तो कल्याणकारी राज्य मार्क्सवादी विचारधारा नहीं है, कल्याणकारी राज्य उदारवाद का रूप है। फिर अगला क्वेश्चन है राज्य सामाजिक विकास की प्रक्रिया के एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है। यह कथन किसका है। ऑप्शन में दिया है अरस्तु, प्लेटो, एंजल्स और मार्क्स। तो किसका है, फ्रेडरिक एंजल्स का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कार्ल मार्क्स के मित्र थे ये। एंजल्स एक मार्क्सवादी विचारक थे। उन्होंने राज्य के लिए कहा है कि राज्य सामाजिक विकास की प्रक्रिया की निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में किसने पुनर्जीवित किया है। ऑप्शन में दिया है नॉजिक ने, राल्स ने, ओक्साट ने या हन्ना आरेंट ने। तो क्या इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों, राल्स। जॉन राल्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर न्याय की व्याख्या दी है। फिर अगला क्वेश्चन है जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति कैसी थी। ऑप्शन में दिया है पहला, मनुष्य एक भला व्यक्ति था। दूसरा है मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था। तीसरा है मनुष्य एक बर्बर प्रकार का प्राणी था। और चौथा है मनुष्य एक स्वार्थी प्रवृत्ति का प्राणी था। तो जॉन लॉक के अनुसार क्या सही होगा कि मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। हॉब्स, लॉक और रूसो ये तीनों राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक हैं। इनमें से लॉक ने माना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक विवेकशील प्राणी था। जॉन लॉक ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव का स्वभाव शांतिमय, पारस्परिक सहयोग करने वाला है। प्राकृतिक अवस्था में लोग सामाजिक थे लेकिन राजनीतिक नहीं थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है। ऑप्शन में दिया है राष्ट्रीय दल, राज्य दल, क्षेत्रीय दल या पंजीकृत या अमान्यता प्राप्त दल। तो इनमें से क्या सही होगा। भारत में चुनाव आयोग के द्वारा परिभाषित निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल के वर्ग में नहीं है। क्षेत्रीय दल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में सर्वप्रथम कब पेश किया गया था। तो 2008 में पेश किया गया था।
ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 2008 और 9। जितने उम्मीदवार चुनाव में खड़े रहते हैं, अगर आप उनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप नोटा वाला बटन दबाकर चले जाएंगे। 2014 से यह पूरे देश में लागू किया गया था, लेकिन सबसे पहले 2008-9 में यह भारत में प्रयोग करना शुरू हुआ था इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है लोकतंत्र की। बताना है कि यह परिभाषा किसका है। ऑप्शन में दिया है ब्राइस, सीले, लिंकन और इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा दोस्तों? सीले का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और सीले, ये दोनों आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, सीले का कथन है। फिर अगला है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में क्या बाधा है? क्या बाधा है देखकर बताइए। तो बाधा है दोस्तों अशिक्षा और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अशिक्षा और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकतंत्र में किसका प्राकार्य हित स्पंदन है? कौन अपने हित के लिए इनमें से काम करता है? ऑप्शन में दिया है नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठन, दबाव समूह और न्यायपालिका। तो इनमें से दोस्तों जो दबाव समूह है यह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, दबाव समूह। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें कथन ये है कि अवधारणात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक संविदा के सिद्धांत से प्रजातंत्र की समृद्धि तथा उत्थान में जीवन भूमिका का निर्वाह किया गया है। और कारण आर है कि व्यक्ति के आत्मनिर्णय का अधिकार लोकतंत्र का मूल अधिकार है। बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो पहला इसका सही है दोस्तों, आप इसे देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। इसमें पहला दिया है कि शासन तथा भौतिक सामाजिक पर्यावरण के मध्य सह संबंध किससे संबंधित है? यह मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है। दूसरा है दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध। दलीय व्यवस्था और निर्वाचन व्यवस्था के मध्य संबंध किसने माना है? डुअर्जर ने माना है। फिर अगला है अल्पतंत्र का लौह नियम किससे संबंधित है? ये अल्पतंत्र का लौह नियम संबंधित है रॉबर्ट मिचेल्स से। फिर तीसरा है उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था। उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था संबंधित है सारटोरी से। तो आप इसका सुमेलन इस प्रकार से कर सकते हैं। अल्पतंत्र का लौह नियम रॉबर्ट मिचेल्स का है, आप इसे स्पेशली याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन ए और कारण आर वाला। कथन ए है दोस्तों कि गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्युजाल है। तो पहला सही है, गांधी जी ने ऐसा माना है। फिर अगला है राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है क्योंकि धर्म के अभाव में यह सांप्रदायिक रंग ले सकती है। तो दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। ए और आर यानी कि कारण और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह कथन किसका है कि रिपब्लिक जो पुस्तक है उसके बारे में कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं है वरन शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी गई थी। यह किसका कथन है इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है रूसो, बार्कर, कैटलिन और फास्टर। तो किसका कथन है यह? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, यह कथन है रूसो का। प्लेटो के रिपब्लिक के बारे में रूसो ने ऐसा कहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व में राजा दर्शन के प्रभाव से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्त
से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शन में दिया है अरस्तु, प्लेटो, शेबाइन और डनिंग। तो यह कथन किसका है? दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया गया है? कितने तरीकों का उल्लेख किया गया है? तो 40 तरीकों का उल्लेख किया गया है। रियल क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? गांधी जी के दर्शन में समाजवाद का विकल्प ऑप्शन में दिया सर्वोदय, न्यासधारिता, पंचायती राज और सत्य और अहिंसा। तो क्या सही होगा? पहला ही इसका सही है दोस्तों, सर्वोदय। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? ऑप्शन में दिया है जेम्स मिल, जेरमी बेंथम, जे.एस. मिल और इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा? जे.एस. मिल इसका सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जे.एस. मिल ने आत्मपरक और परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है। किसके लिए किया है? स्वतंत्रता के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को शूवर का दर्शन कहा गया? ऑप्शन में दिया है टी.एच. ग्रीन, हीगल, मैकियावेली और बेंथम। तो किसको कहा गया है? कहा गया है दोस्तों बेंथम के दर्शन को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को शूवर का दर्शन कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के शिक्षण संस्था कौन सा था? यानी कि अरस्तु की शिक्षण संस्था का क्या नाम था? तो लीसियम नाम था, आप जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। लीसियम नाम था अरस्तु की शिक्षण संस्था का। फिर अगला है, निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है? किसके अधीन कार्य करता है, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है पहला गृह मंत्रालय के, विधि मंत्रालय के, राष्ट्रपति सचिवालय के, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त इकाई है, यह किसी के अधीन काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, इनमें से किसी के अधीन नहीं। फिर अगला है, निर्वाचन की सूची प्रणाली निर्वाचन की होती है, चुनाव की सूची प्रणाली कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन में दिया है पहला स्वीडन में, यूएसए में, चीन में या फ्रांस में। तो कहाँ पाई जाती है यह यूएसए में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अमेरिका में यह सूची प्रणाली पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद यूपीएससी जो होता है लोक सेवा आयोग, उसके सदस्यों को पदमुक्त के विषय में विवरण देता है? तो अनुच्छेद 317 है यह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रूसो के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? इसमें दिया है पहला, रूसो ने तर्क बुद्धिवादी व्यष्टिवाद के परित्याग के द्वारा संविदा सिद्धांत का रूपांतर किया है। यही इसका सही उत्तर है। रूसो के राजनीतिक दर्शन में समान इच्छा की अवधारणा का स्थान प्रमुख है। यह इच्छा व्यक्ति की संपूर्ण सकारात्मक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। अतः रूसो ने तर्क बुद्धिवादी व्यष्टिवाद का परित्याग द्वारा संविदा सिद्धांत का रूपांतर किया है। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयास करता है। क्या करने का प्रयास करता है? राजनीतिक बाध्यता के आधार पर उसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। फिर अगला है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई थी। कैसे हुई थी मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार? उत्पादन के शोषणकारी संबंधों के रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। मार्क्स ने कहा है कि राज्य पूंजीपतियों का कार्यकारिणी समिति है। उत्पादन का शोषण सुनिश्चित करने के लिए, वैध बनाने के लिए राज्य की उत्पत्ति उन्होंने किया है। फिर अगला है 50वां, निम्न में से कौन सा एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है?
इसमें दिया है पहला प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत, दूसरा है चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का पराभव, तीसरा है समष्टिवादी वैचारिक वातावरण को जो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की विशेषता थी, और चौथा है शांति सुरक्षा और एकता की भावना। बताना है कि इनमें से कौन एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं था। कौन नहीं था? शांति सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता की भावना, यह नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर बताइए, इनमें से कौन है। इसमें दिया है पहला कि राज्य बहुलवादी राज्य का स्पष्ट विकल्प प्रदान नहीं करता है, दूसरा है राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है, तीसरा है मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किए हैं, तीसरा है और चौथा दोस्तों कि राज्य श्रेष्ठ संरचना का हिस्सा नहीं है। इनमें से बताना है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के हिसाब से कौन सही है। तो दूसरा और तीसरा इसका सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है, और कार्ल मार्क्स ने राज्य संबंधी सिद्धांत का विकास सही से नहीं किया है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला उदारवादी विचारक इनमें से कौन था? कार्ल पॉपर था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। इसमें दिया है पहले में अवधारणाएं और दूसरे में है विचारक। इसमें पहली अवधारणा है दोस्तों राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, किस विचारक का है? बोसांके का है। दूसरा है राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत, यह अवधारणा किस विचारक का है? तो यह कैल्सन का है। फिर अगला है दार्शनिक उग्रवाद, यह किस विचारक का है? तो दार्शनिक उग्रवाद है दोस्तों जर्मी बेंथम का, तो सी का हो जाएगा दूसरा। फिर अगला है नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, यह अवधारणा किस विचारक का है? तो मैकियावेली से संबंधित है ये। इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कथन ए और कारण आर वाला। कथन ए है कि अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, और कारण आर है कि अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। दोनों बातें तो अरस्तु की हैं, दोनों बातें सही भी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, अलग अलग बातें हैं। बातें अलग अलग होने पर ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55। किसने कहा कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? ऑप्शन में दिया है प्लेटो, लेनिन, हॉब्स और लॉस्की, बताइए। तो यह कथन है दोस्तों लेनिन का, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है, ऐसा मानना है लेनिन का। फिर अगला है निम्नलिखित में से लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? कौन? लोकायुक्त किसके समक्ष करता है? तो यह करता है दोस्तों राज्यपाल के समक्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है 57। निम्नलिखित में से कौन राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है? राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो कौन करते हैं भैया? मुख्यमंत्री साहब करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, मुख्यमंत्री। फिर अगला है
मुख्यमंत्री इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकता है या एक राज्य का राज्यपाल होगा या केंद्र शासित प्रदेश का भी उपराज्यपाल बन सकता है एक ही व्यक्ति। ऐसा प्रावधान किया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में दिया है पहला, किसी राज्य के राज्यपाल को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा इसको नहीं हटाया जा सकता है राज्यपाल को। फिर दूसरा है, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के द्वारा हटाया जाता है, यह भी गलत है। फिर अगला है, राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, क्या ये सही है? ये सही है, अभी बता रहे हैं। फिर अगला है, राज्यपाल को उसके 5 साल के कार्यकाल से पहले नहीं हटाया जा सकता है, तो यह भी गलत है। इसमें से सी वाला सही है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर तथा मुद्रा के साथ अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करेगा और अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति पर राज्यपाल को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है गाइज। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का स्थान दिए जाने से पूर्व एक सहचारी राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था? ऑप्शन नंबर 20 का सही है, सिक्किम। सिक्किम को एक सहचारी राज्य का दर्जा पहले प्राप्त था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको भारत का एक अभिन्न अंग मान लिया गया है। फिर अगला है, दिए गए विकल्पों में से भारत के किस राज्य में विधानसभा की सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित है? ऑप्शन में दिया है गोवा, मिजोरम, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। तो क्या सही है इसका? सिक्किम ही इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम की जो विधानसभा की सीटें हैं वह धार्मिक आधार पर आरक्षित की गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? किसमें किया गया है? अनुच्छेद 12 में किया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 3 के 12वें अनुच्छेद में दोस्तों, भाग 3 का पहला अनुच्छेद है 12वां अनुच्छेद। इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि भारत की सरकार और संसद और राज्यों की सरकारें, ये इन लोगों को राज्य माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की गई है मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।